हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज के हिंदी के प्रैक्टिस सेट में बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? तो प्यारे बच्चों, पूर्ण विराम का चिन्ह कहीं दिख नहीं रहा है, अल्प विराम का चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे उसको देना चाहिए था रेखांकित वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है। तो आप देखो यहाँ पे कुछ आपको दिखेगा ना, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो लास्ट में आपको ऐसा चिन्ह दिखाई देगा कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगे, कौन सा चिन्ह लगा। लेकिन ये जो आपका पूछा इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा, ये क्वेश्चन मार्क पूछा है, वाक्य तो ऊपर है ना। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, देखो इसमें कहा उसने जो कहा है आपसे यहाँ कहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगा है। तो प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि यहाँ पे जो लगा है आपका वो उद्धरण चिन्ह लगा है। क्या लगा है? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? उद्धरण चिन्ह आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एकल उद्धरण, एक होता है दोहरा उद्धरण। क्या होता है? दोहरा उद्धरण। बात समझ में आ रही है? एकल उद्धरण का चिन्ह का प्रयोग पुस्तक का नाम, लेखक आदि का उपनाम या किसी शब्द विशेष पर जोर देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं प्यारे बच्चों? किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रही? पूर्ण विराम, जहाँ पे वाक्य पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं वहाँ पे क्या लगता है? पूर्ण विराम लगता है, ठीक है। जहाँ पे थोड़े समय के लिए रुकना होता है वहाँ पे अल्प विराम लगाते हैं हम लोग। प्रश्नवाचक, जब वाक्य वाक्य में जब प्रश्न किया जाता है क्या, कब, कैसे, तो वहाँ पे क्या लगता है? प्रश्नवाचक का सिंबल लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ से। होनहार बीरबान के चीकने पात, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो पहला ऑप्शन है प्यारे बच्चों, महान बनने वाले व्यक्ति के गुण पालने में मतलब बचपन में ही नजर आने लगते हैं। दूसरा दिया है, चिकने पत्ते वाले पौधे अच्छी नस्ल के होते हैं। तीसरा, अच्छे पौधों की पहचान उनके चिकने पत्तों से की जाती है। और लास्ट ऑप्शन है प्यारे बच्चों, चिकने पत्ते वाले पौधे सबको अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे आपको जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। महान बनने वाले व्यक्तियों में ही जो गुण होते हैं वो बचपन में ही नज़र आने लगते हैं। इससे आपका सही अर्थक है, ठीक है। जैसे आपने इससे मिलता जुलता एक और लोकोक्ति आप जानते हो कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। इसी से सेम मिलता जुलता आपका एक मुहावरा लोकोक्ति क्या है कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। जैसे होनहार बीरबान के चीकने पात। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं लोग यहाँ से। हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? तो प्यारे बच्चों, संस्कृत का है, फारसी का है, उर्दू का है कि प्राकृत का है? तो आप सबको पता होना चाहिए कि हिंदी जो हमारा है वो फारसी भाषा का शब्द है। किसका है? फारसी भाषा का शब्द। देखो हम लोग कहते हैं कि देखो यहाँ से हम लोग जब देखते हैं तो हिंद, देखो हिंद से आपका उस पर फारसी प्रत्यय बड़ी लगा था तो क्या बन गया था? हिंदी, ठीक है। देखो सिंध नदी को लोग क्या बोलते थे? हिंद। और हिंद पे क्या अर्थ लग गया? हिंदी। और क्या हो गया? वो हिंदी हो गया। तो किसका शब्द है? तो अगला प्रश्न आपका प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से अव्यय है। तो ऑप्शन ए दिया है आपका, ऑप्शन ए प्राचीन, बी मोटा, सी गरीब और डी चौथा और है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन नंबर डी आपका और ये कैसा अव्यय है? तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये समुच्चय बोधक अव्यय है। कैसा है? समुच्चय बोधक अव्यय। बात समझ में आ रही है? और अव्यय को हमने आपको इसके पहले वीडियो में बताया विस्तार से कि अव्यय क्या होते हैं, जिस पर लिंग, वचन और कारक के परिवर्तन होने पर भी कोई फर्क ना पड़े। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं लोग प्यारे बच्चों। रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? मलूक दास, बिहारी लाल, नंददास और केशवदास। तो आप सबको पता है कि जो रसिक प्रिया के रचयिता हैं वो हमारे केशवदास जी हैं। कौन है?
केशवदास जी हैं। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इनकी एक बहुत ही फेमस रचना है विज्ञान गीता। क्या है? विज्ञान गीता इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है विज्ञान गीता। एक होता है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका ये इनकी बहुत ही फेमस रचनाएं हैं। कविप्रिया। कविप्रिया ये सब रचना किसकी है? केशवदास की है कविप्रिया। ठीक है, तो इनको कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। चलिए, बिहारी की रचना में आपको बिहारी सतसई देखने को मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? बिहारी सतसई देखने को मिल जाएगी। नंददास में रूप मंजरी देखने को मिल जाएगी। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। कुकुरमुत्ता किस कवि की कविता है? कुकुरमुत्ता निराला की है कि अज्ञेय की है कि सुमित्रानंदन पंत की है कि नागार्जुन की है? तो प्यारे बच्चों, आप सबको पता होना चाहिए कि कुकुरमुत्ता जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। बात समझ में आ रही है? इनके अन्य रचनाएं भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं, जैसे आपने कहा अनामिका, बहुत ही फेमस रचना है अनामिका। ठीक है, इसके अलावा आपको राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा ये भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय की रचना है कितनी नावों में कितनी बार, इसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, चलिए, और सुमित्रानंदन पंत की रचना में आपको चिदम्बरा देखने को मिल जाएगा, युगवाणी, कला और बूढ़ा चाँद। नागार्जुन में आपको मिल जाएगा अकाल और उसके बाद। ठीक है, तो इस तरीके से रचनाएं हैं। तो बहुत ही फेमस कवि और रचनाएं उनकी फेमस है। कुकुरमुत्ता किस कवि की रचना है? तो आपको कहेंगे निराला जी की कविता है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न लोग यहाँ से लेते हैं। चलिए, तो आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बताना है कि रसोई घर में क्या तत्पुरुष समास है, यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है, दशमुख द्विगु समास है और सीताराम में द्वंद्व समास है। बताना है कौन सा एक जो है वो आपका सुमेलित नहीं है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो बिल्कुल आपका कहीं से भी सही है एकदम। रसोई घर तत्पुरुष समासी है। देखेंगे हम लोग अगला, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, तो यहाँ पे भी आपका अव्ययी भाव समासी है। सीताराम में द्वंद्व समास है, लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर सी आप देखोगे तो आपको दिखेगा दशमुख में जो आपका है वो है बहुव्रीहि समास। क्या है? बहुव्रीहि समास है। और आपको यहाँ पे क्या लिखा है? द्विगु समास है। तो गलती कहाँ पे है? बहुव्रीहि समास। ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही सुमेलित नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं लोग यहाँ से। अगला प्रश्न आपका है, महोदय में कौन सी संधि है? तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि ए ओ अर की अगर मात्रा दिखती है तो हम लोग गुण संधि के बारे में सोचते हैं। और जब हम लोग महोदय का संधि विच्छेद करेंगे तो हमें मिलेगा कि महाधन उदय। क्या होगा? महाधन उदय। और जब महाधन उदय करेंगे तो यहाँ का देखो आ और यहाँ का उ दोनों मिलके क्या बन जाते हैं? ओ बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ओ बन जाते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है ये गुण संधि की पहचान है। किसकी पहचान है? गुण संधि की पहचान है। तो ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। महोदय शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि है। समझ में आ रहा है? जैसे आ गया गुण संधि में और एग्जाम्पल देखेंगे आप तो आ जाएगा रमेश रमाधन ईश, महेश महाधन ईश, देवेश देवधन ईश, महोत्सव महाधन उत्सव, राजर्षि, ठीक है, महर्षि महाधन ऋषि। ऐसे कई एग्जाम्पल आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए हम यूट्यूब पे संधि की पूरी वीडियो पड़ी हुई है। अगर आपको संधि में दिक्कत है पढ़ने में तो आप यूट्यूब पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, हिंदी की वीडियोज में आपको संधि की पूरी वीडियो प्रैक्टिस सेट के साथ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं लोग यहाँ से। अगला है, हर्ष शब्द के 4 विलोम दिए गए हैं।
सही विलोम शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पे जो प्यारे बच्चों सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हर शब्द का सही विलोम जो होगा वो आपका होगा विषाद। क्या होगा? विषाद। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला दिया है कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आप प्यारे बच्चों सब लोग कमल का पर्यायवाची देखो, कमल के पर्यायवाची नलिन कमल का ही पर्यायवाची है, उत्पल ये भी कमल का ही पर्यायवाची है, राजीव ये भी कमल का ही पर्यायवाची है। तो जो आपका रसाल है ये आपका कमल का पर्यायवाची नहीं है। किसका नहीं है? कमल का पर्यायवाची नहीं है। अगर ये कमल का पर्यायवाची नहीं है तो है किसका पर्यायवाची? ये जो रसाल है ये आपका आम का पर्यायवाची। किसका है? आम का पर्यायवाची है रसाल। ठीक है, आम का पर्यायवाची। और कौन कौन होते हैं? आम्र होता है। क्या होता है? आम्र होता है। हम लोग कह सकते हैं पिक बंधु भी होता है। क्या होता है? पिक बंधु भी आम का ही पर्यायवाची होता है। ठीक है, अमृत फल भी होता है। ठीक है, और आपको पता है कि नलिन, उत्पल, राजीव तीनों कमल के पर्यायवाची हैं और रसाल जो है वो आम का पर्यायवाची है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से अगला है निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। तो पहला है ऑप्शन ए कंजूसी करना, ऑप्शन बी सीमित संसाधनों से काम चलाना, सी छोटे होकर बड़ा काम करना, ऑप्शन डी सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। तो प्यारे बच्चों इसमें जो आपका दिया है मुहावरा दिया है, कहावत दिया है, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। ठीक है, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं लोग। यहाँ से अगला दिया है तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद तो आप देखेंगे कि तव धनलीन पहला ऑप्शन है, तल धनलीन, तथा धनलीन और तत् धनलीन। तो आप सबको पता है कि तल्लीन शब्द जो है उसमें आपको देखने को मिलेगा व्यंजन संधि। कौन संधि? व्यंजन संधि। और विग्रह करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? तत् प्लस लीन, तत् प्लस लीन। संधि का नाम क्या लगाएंगे? संधि का नाम हो जाएगा व्यंजन संधि। कौन संधि? व्यंजन संधि। बात समझ आ रही प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल नहीं। तो जितने बच्चे चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को पूरा शेयर करिए। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, हर एग्जाम में, वनडे एग्जाम के हर एग्जाम में बहुत ही काम आएगा ये। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो प्यारे बच्चों पहला ऑप्शन है साधुओं की संगत छोड़ देना, दूसरा है वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, तीसरा भक्ति छोड़कर व्यापार करने लगना, चौथा गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। जैसे आपने देखा होगा ना कि इलाहाबाद जब बच्चा जाएगा ना तो कहेगा कि हम जाएंगे सिविल की तैयारी करेंगे, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, एसएससी, पुलिस, बैंक पे फंस जाता है। तो आपको पता है कि ये क्या है? आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ठीक वैसी ही लोकोक्ति है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन बी टिक करेंगे, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। यानी जिस कार्य के लिए आप आए थे उस कार्य को छोड़कर किसी अन्य कार्य में आप लग गए हैं। तो ये हो जाएगा आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से अगला प्रश्न है राधा गई होगी, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। राधा गई होगी, तो इसमें भूतकाल का कौन सा भेद है? क्योंकि आप अच्छा तो आपने किसी से पूछा कि राधा कहाँ है, तो कोई कहता राधा गई होगी, या राधा मतलब किसने पूछा राधा स्कूल गई है, तो कोई कह दिया राधा स्कूल गई होगी। ठीक है, राधा स्कूल गई होगी। तो यहाँ पे क्या आपको पता है कि सामान्य भूत है? सामान्य भूत में क्या होता? राधा गई, तब सामान्य भूत होता। पूर्ण भूत में क्या होता? राधा गई थी, मतलब काम जाने का काम क्या हो गया? पूरा हो गया था। अगर आसन्न भूत की बात करें तो राधा गई है, क्या है? राधा गई है। तो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं राधा गई होगी, यानी साफ साफ कह रहा है कि संदिग्ध है। राधा के जाने में क्या है? संदिग्ध है, संशय है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग? संदिग्ध भूत लगाएंगे। क्या लगाएंगे? संदिग्ध भूत लगाएंगे। बात समझ में आ रही प्यारे बच्चों? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित वाक्यों में किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? क्रिया दो सकर्मक और अकर्मक। तो यहाँ देखो, बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है, छात्रा लिख रही है और शिशु सो रहा है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बहुत ही शानदार और जहरीला ट्रिक बताया था कि अगर आप क्रिया के आगे क्या प्रश्न कर लो, क्या या किसको से प्रश्न कर लो, क्या या किसको से प्रश्न कर लो। अगर दोनों का उत्तर मिल जाए तो क्रिया सकर्मक है, अगर उत्तर नहीं मिलेगा तो क्रिया क्या हो जाएगी? अकर्मक हो जाएगी। अच्छा बताओ, अगर यहाँ आप प्रश्न करो बालक खेल रहा है तो कह दो क्या खेल रहा है, तो आप कह देंगे कि क्रिकेट खेल रहा है। अब कह दो किसको खेल रहा है, तो को वाला आंसर नहीं आएगा, क्रिकेट को खेल रहा है नहीं, आंसर नहीं आएगा। छात्रा लिख रही है तो कह देंगे क्या लिख रही है। देखो, बालक खेल रहा है तो कह दो कि क्रिकेट खेल रहा है, किसको खेल रहा है? बॉल को खेल रहा है। ठीक है, तो अब बिल्कुल आंसर आ रहा है। छात्र पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। किसको पढ़ रहा है? पुस्तक को पढ़ रहा है। छात्रा लिख रही है, क्या लिख रही है? तो कहेंगे निबंध लिख रही है, निबंध को लिख रही है। तो क्या और किसको, दोनों का उत्तर आ रहा है। लेकिन जब यहाँ आप प्रश्न करेंगे कि शिशु सो रहा है, तो जरा प्रश्न करिए क्या सो रहा है, तो कहेंगे शिशु सो रहा है। अगर प्रश्न करेंगे किसको सो रहा है, तब कोई उत्तर नहीं आएगा। किसको सो रहा है कैसे उत्तर लाओगे आप? नहीं आएगा ना, क्योंकि इसमें कर्म है ही नहीं, और जहाँ पे कर्म नहीं होता है वहाँ पे क्रिया क्या हो जाती है प्यारे बच्चों? अकर्मक क्रिया। सोना कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। किसमें अकर्मक क्रिया हुई है? तो शिशु सो रहा है, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। खेलना, पढ़ना, लिखना ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है, और सोना क्या है? आपकी अकर्मक क्रिया है। चलिए आगे प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग। कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? पहला ऑप्शन है प्यारे बच्चों संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है क्रिया, चौथा है अव्यय। तो प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए कि कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो आपको पता है कि कृत प्रत्यय जो है क्रिया के मूल रूप अर्थात धातुओं के साथ जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं? क्रिया के मूल रूप यानी धातुओं के साथ जुड़ते हैं। और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी है, किसके साथ? क्रिया। किसके साथ? क्रिया के मूल रूप यानी धातुओं के साथ जुड़ते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? समझ में आ रही है ना। चलिए अगला, अगर तद्धित प्रत्यय होता तो संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़ता है, लेकिन कृत प्रत्यय जो है किससे जुड़ता है? वो क्रिया के मूल रूप यानी धातुओं के साथ जुड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, देखो कौन सा शब्द इसमें पुल्लिंग है? तो प्यारे बच्चों पहला ऑप्शन है नदी, दूसरा है रोटी, तीसरा है टोपी, चौथा है दही। तो आप सबको पता है कि दही पुल्लिंग है। दही क्या है? दही खट्टा है, खट्टी नहीं है। दही खट्टा नहीं है, दही खट्टी नहीं है, दही खट्टा है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो नदी भी स्त्रीलिंग है, रोटी भी स्त्रीलिंग है, और आपका टोपी भी क्या है? स्त्रीलिंग है। लेकिन आपको पता है कि जो दही आया है ना, ये दही, ये आपका पुल्लिंग शब्द है। दही खट्टी नहीं है, दही खट्टा है। दही क्या है? खट्टा है। बात समझ में आ रही है? चलो अब इन तीनों की जब बात करते हैं, तीनों क्या है? ये तीनों आपके स्त्रीलिंग है। क्या भैया? ये तीनों आपके स्त्रीलिंग है। बात समझ में आ रहा है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पानी, दूध, तेल, ठंडाई। तो यहाँ पे आपको पानी, दूध और तेल तीनों क्या है? पुल्लिंग है। तीनों क्या है भैया? ये आपका पानी, दूध और तेल तीनों आपके पुल्लिंग शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। और अगर ये पुल्लिंग शब्द हैं तो ये जो आपका चौथा ऑप्शन बचा है ठंडाई, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं लोग यहाँ से। अगला प्रश्न आपका है, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? अच्छा बताओ। अब यहाँ पे बच्चा गलती मत करिएगा, को देख के बिल्कुल गलती मत करिएगा। कर्म और संप्रदान कारक का एक ही विभक्ति प्रत्यय होता है। कारक आप कर्म का चिन्ह को होता है ना, लेकिन दोनों के अर्थ में अंतर होता है। संप्रदान का जो चिन्ह होता है को के लिए अव्यय के स्थान पर आता है। ठीक है, के लिए के स्थान पर आता है। कर्म के को के लिए के अर्थ से कोई संबंध नहीं है। जैसे कहा ना कि गरीबों को वस्त्र दो, तो वस्त्र किसके लिए है?
गरीबों के लिए वस्त्र, किसके लिए, गरीबों के लिए वस्त्र। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होगा, संप्रदान कारक। जब किसी को कोई वस्तु दी जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। क्या होता है, जैसे ना बालक को लड्डू दो, मतलब बालक के लिए लड्डू लाओ, किसके लिए लड्डू लाना है, बालक के लिए। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी संप्रदान कारक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका यहाँ से है, देश को हानि जय चंदों से होती है, वाक्य में संज्ञा है, रेखांकित वाक्य में क्या है, संज्ञा बताना है। तो देश को हानि जय चंदों से। अब देखो कभी कभी क्या होता ना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हम लोग जातिवाचक के रूप में करते हैं, कभी कभी जातिवाचक का प्रयोग हम लोग व्यक्तिवाचक के रूप में करते हैं। तो यहाँ पे जो जयचंद आया है ना, ये व्यक्तिवाचक नहीं है, ये समस्त विश्वासघाती व्यक्तियों की जाति का सूचक है। क्या है ये, समस्त विश्वासघाती व्यक्तियों की जाति का सूचक है। ये किसकी जाति का है, ये विश्वासघाती व्यक्तियों की जाति का सूचक है जयचंद। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, जयचंद जो है यहाँ पे किस रूप में आया हुआ है, जातिवाचक संज्ञा के रूप में आया है। बात समझ में आ रही प्यारे बच्चों। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, रेखांकित क्या है। ठीक है, तो अब विश्लेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है कि सर्वनाम है। तो आप देखोगे कि ये जो नल बूंद बूंद टपक रहा है, ये क्रिया विशेषण है। क्या है ये, क्रिया विशेषण है। क्या है ये, क्रिया विशेषण है। अब क्रिया विशेषण में कौन सा है, तो आप कहेंगे कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या है, क्या है ये, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में आप रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, चार आप पढ़ेंगे। तो ये जो नल बूंद बूंद टपक रहा है, इसमें बूंद बूंद जो है वो रीतिवाचक यानी क्रिया की रीति को बता रहा है, और क्या है, क्रिया विशेषण यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। बात समझ में आ रही है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से अगला प्रश्न आपका है, मुझसे यह काम नहीं हो सकता, वाक्य में वाच्य है। मुझसे यह काम नहीं हो सकता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो बता दो इसमें कर्मवाच्य है कि कृतवाच्य है कि भाववाच्य है। तो आप बताएंगे कि ऑप्शन, मुझसे यह काम नहीं हो सकता। देखो अगर मैं आपसे कहूँ तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि क्या इसमें कर्म है, काम नहीं हो सकता। तो काम क्या है, कर्म है कि नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पे कर्म है। लेकिन अगर कहा जाए मुझसे अब चला नहीं जाता, तो क्या इसमें कहीं से भी कर्म है, कर्म नहीं है तो भाववाच्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कर्म है, तो क्रिया किसके अनुसार चल रही है, कर्म के अनुसार चल रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कर्मवाच्य हो जाएगा। मुझसे यह काम नहीं हो सकता है, तो कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य। बच्चे याद कर लेते हैं कि जहाँ पे निगेटिव सेंटेंस आएगा वहाँ पे भाववाच्य लगाएंगे, नहीं हर जगह नहीं लगाएंगे आप। अगर क्रिया कर्म के अनुसार चल रही है तो वहाँ पे कर्मवाच्य ही होगा। ठीक है, क्या होगा, कर्मवाच्य ही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं लोग। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन हंस पद यानी त्रुटिबोधक का चिन्ह है, हंस पद यानी त्रुटिबोधक का चिन्ह है। तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि जो ये आपका है, ये दूसरा वाला, पहला वाला बता दो क्या है, पहला वाला जो है वो आपका है क्या, अल्प विराम। क्या है ये, अल्प विराम। ये पहला वाला क्या है, अल्प विराम का चिन्ह है। ये बात समझ में आ रही है। चलो दूसरा वाला देखो, इसकी जब बात करोगे आप दूसरा वाला, तो ये आपका क्या है, दूसरा वाला अर्ध विराम है। क्या है, जब अल्प विराम से ज़्यादा रुकना होता है तब अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला आपका है विस्मयादिबोधक। क्या है, विस्मयादिबोधक। ठीक है, और राइट आंसर जो पूछा है हंस पद कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी है, चौथा वाला। क्या है, चौथा वाला। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, मान लो आप कोई सेंटेंस लिख रहे हो और लिखते समय कोई शब्द छूट गया, तो आप उस शब्द को क्या करेंगे, आप
चिन्ह बना के और उस शब्द के स्थान पर क्या कर लेंगे, उसको लिख देंगे। ठीक है, अगर कोई शब्द जहाँ पे छूट जाता है वहाँ पे उस चिन्ह को बनाकर उसके ऊपर उस शब्द को क्या करते हैं हम लोग, लिख देते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। 3 तरह की आग आपको देखने को मिलती है। कितनी तरह की आग? एक होता है समुद्र में लगने वाली आग, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि जो पहला ऑप्शन है वो आपका है बड़वाग्नि। क्या है? बड़वाग्नि। तो इसको आप टिक करेंगे कि समुद्र में लगने वाली आग बड़वाग्नि होती है। लेकिन जब जठराग्नि की बात आएगी तो हम लोग कहेंगे ये पेट में लगने वाली आग है। कहाँ के लगने वाली आग है? पेट में लगने वाली आग है। दावाग्नि की जब बात आएगी तो ये आपका है जंगल में लगने वाली आग। कहाँ है? जंगल में लगने वाली आग क्या होती है? दावाग्नि होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और समुद्र में लगने वाली आग क्या होती है? बड़वाग्नि होती है। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से नीचे दिए गए युग्मों में सही युग्म के विकल्प को चिन्हित करना है। पास का अर्थ बंधन, पास का मतलब निकट, पास का मतलब तारा, पास का मतलब प्लास। तो आप सबको पता है कि पहला वाला ही सही है। पास का अर्थ क्या होगा? बंधन। क्या होगा? बंधन। कैसे आप जान पाएंगे कि पास का अर्थ बंधन होता है? देखो, जब मेघनाद ने भगवान राम और लक्ष्मण को क्या किया था? नाग पास में बांध दिया था। तो नाग का बंधन था वो। क्या था? नाग पास मतलब नाग का बंधन था वो। बात समझ में आ रहा है? तो पहला वाला अर्थ सही होगा, पास मतलब बंधन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से अगला प्रश्न है का से माँ तक के व्यंजन अक्षरों को क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों का से लेकर माँ तक के व्यंजन अक्षरों को क्या कहते हैं? सब लोग बताएंगे का से माँ तक के व्यंजन अक्षरों को क्या कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इन्हें स्पर्श व्यंजन या एक नाम से और जानते हैं क्या? वर्गीय व्यंजन। क्या बोलते हैं इसको? स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। संख्या कितनी होती है? संख्या होती है 25। कितनी होती है? 25 होती है। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। कितने होते हैं? 5। संख्या 25 होती है। और कहाँ से कहाँ तक होते हैं? का से लेकर माँ तक के अक्षर होते हैं। कौन कौन से? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। बात समझ में आ रही है? का वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? देखो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था, याद होगा आपको। मैं सिखा देता हूँ फिर से एक बार आपको। देखो हमने आपको सिखाया था KTMDO। KTMDO मैंने कहा था। के मतलब का वर्ग कंठ से। किससे बोला जाएगा? कंठ से। टी मतलब चा वर्ग तालु से। एम मतलब मूर्धा से। ता वर्ग मूर्धा से। डी मतलब दंत से। ठीक है, आपका ता वर्ग दंत से। पा वर्ग ओ, ओठ वाला। ठीक है, ओष से। किससे? ओ मतलब ओष से। बात समझ में आ रही है? चलिए तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका स्पर्श व्यंजन होगा। संख्या होती है 25। प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से दृग उर्झत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रेत, और परत गांठ दुर्जन हिये, दई नई हरीति। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? देखो अलंकार शब्द का प्रयोग आप देख लो पहले। तो पहले से बता दो आपकी अलंकार शब्द में संधि कौन सी है। सुपर टेट में पूछा था अलंकार शब्द में, तो हम कहेंगे अलंकार में व्यंजन संधि है। संधि विच्छेद करेंगे तो अलम धन कार। क्या होगा? अलम धन कार। उपसर्ग कौन सा है? तो अलम उपसर्ग है। संधि कौन सी है? तो संधि बताएंगे व्यंजन संधि है। कौन संधि है? व्यंजन संधि है। तो अब आते हैं अपने प्रश्न पे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि दृग उर्झत उलझती आंखें हैं, चतुरों के चित मतलब हृदय जुड़ते हैं, और परत गांठ दुर्जन ही है। कहाँ? दुष्टों के हृदय में गांठ पड़ती है। टूट रहा है परिवार का संबंध तो गांठ तो वहीं पड़नी चाहिए ना। जो कोई चीज़ टूटेगी जब दोबारा जुड़ेगी तो वहीं गांठ पड़ेगी ना। लेकिन यहाँ पे तो अलग हो रहा है। और आपको पता है कि ऐसी पंक्तियों में कौन सा अलंकार होता है? जब कोई काम कहीं और होता है और उसका प्रभाव कहीं और होता है, तो ऐसी पंक्तियों में कौन सा अलंकार होता है? ऐसी पंक्तियों में प्यारे बच्चों सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, असंगति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? असंगति अलंकार होता है। और ऑप्शन नंबर बी को आप टिक कर लेंगे। क्या करेंगे? असंगति अलंकार होते हैं। उलझ तो नैन रहे हैं,
किंतु टूट रहा है परिवार, यानी जो चीज कारण नयन में है और टूट रहा है परिवार का संबंध, यानी वहां पे कारण और कार्य में असंगति है, तो कौन सा अलंकार? असंगति अलंकार। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही को सूल। इस पंक्ति में कौन सा छंद का प्रयोग हुआ है? तो आप सबको पता है कि अब जब आप मात्रा लगाओगे तभी छंद क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग मात्रा लगाना सीखते हैं। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। देखो एक पंक्ति में लगाएंगे अपने आप क्लियर हो जाएगा। पहले पे एक मात्रा, देखो पहले पे कितनी? एक, दूसरे पे भी एक, तीसरे पे दो, अगले पे भी दो, अगले पे देखो आधे अक्षर के पहले तो दो, फिर एक और एक, फिर एक और दो, फिर एक और एक, फिर यहाँ पे दो, एक एक, फिर दो, दो और एक। तो देखो ध्यान से, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, यहाँ तक आपका 11 है। कितना है? देखो यहाँ तक आपका 11 है, यहाँ तक आपका 11 है। देखो 2 2 4 2 6 2 8 10 11, फिर अगला 13 होना चाहिए। 2 4 6 8 10 और 2 12 1 13। तो 11 और 13 का कॉम्बिनेशन है। किसका है? 11 और 13 का कॉम्बिनेशन है। और आपको पता है कि 11 और 13 मात्राएं आने पर कौन सा छंद होता है? कौन सा छंद होता है? एक मिनट चेक कर लेते हैं हम लोग। निज भाषा उन्नति अहे, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, तो उसने कॉमा लगाया नहीं फिलहाल, तो कॉमा यहाँ पे होना चाहिए। देखो यहाँ पे जब कॉमा हो जाएगा तो देखो ध्यान से, तो 2 4 6 8 10 11 और 11 2 13, यहाँ तक लेंगे। 13 आ गया, 13 और यहाँ पे 2 4 6 8 10 11, यहाँ पे 11। 13 और 11 का कॉम्बिनेशन है। 13 और 11 का कॉम्बिनेशन होने पर कौन सा छंद होता है? दोहा छंद होता है। कौन सा होता है? दोहा छंद होता है। ठीक है, उसने कॉमा लगाया नहीं, कॉमा लगाना चाहिए था। तो यहाँ पे निज भाषा उन्नति अहे यहाँ पे हो जाएगा, फिर निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। चलिए तो यहाँ पे हम लोग टिक करेंगे किसको? यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 13 11 का कॉम्बिनेशन है, तो कौन सा छंद होगा? दोहा छंद होगा। क्या होगा? दोहा। पहले और तीसरे में 13 13, दूसरे और चौथे में 11 11 मात्राएं होती हैं। कुल कितनी होती हैं? देखो यहाँ पे 13 और 11 कितना होता है? 24, और 24 दूना कितना होगा? 48 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से अगला प्रश्न है, कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सब लोग बताएंगे कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति बिल्कुल सही है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, ये भी सही है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, ये भी सही है। तो गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ यहाँ है। विभत रस का स्थायी भाव वत्सलता नहीं होता, ये वात्सल रस का होता है। किसका होता है? वात्सल रस का होता है। विभत रस का स्थायी भाव क्या होता है? वो होता है जुगुप्सा अथवा घृणा। जुगुप्सा अथवा घृणा, ये होता है। बात समझ में आ रही है? तो चौथा आपका सही सुमेलित नहीं है। अब देखो एक बार में आपको पूरा रस रिवाइज करा देता हूँ। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम। हास रस का स्थायी भाव हास। करुण रस का स्थायी भाव शोक। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। भयानक रस का स्थायी भाव भय। विभत रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा। शांत रस का स्थायी भाव सम या निर्वेद। वात्सल रस का स्थायी भाव वत्सलता। भक्ति रस का क्या होगा? भगवद विषयक रति। ठीक है, अद्भुत रस का क्या होगा? आश्चर्य विस्मय। बात समझ में आ रही है? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न आपका है, तो इसका तो आपको सबको आंसर क्लियर हो गया कि क्या होने वाला है। वात्सलता जो है वो वात्सल रस का है, और इसमें किसका दिया था? विभक्त का क्या होता है? जुगुप्सा या घृणा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए 4 विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सा तत्सम शब्द है बताना है। दिवाली, दीपावली, दीपाली, दीपावली, दिवाली। बहुत ही शानदार सवाल है। आप सबको पता है कि जो दीपावली है ना, ये तत्सम है। क्या है ये दीपावली आपकी तत्सम है। ये तत्सम है। ठीक है, इसका तद्भव क्या होता है? तद्भव जो होता है ये आपका दिवाली होता है। क्या होता है? दिवाली होता है। ये आपका तद्भव है। क्या है ये? तद्भव। तत्सम क्या है?
दीपावली। क्या है? दीपावली। दीपावली तत्सम है, दिवाली तद्भव है। क्या है? दिवाली क्या है? तद्भव है। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से देखो एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, इसको आप पूरा ध्यान से पढ़िएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग अच्छे से, तब हम इस पर चर्चा करें। स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें लिखा है कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस जो है उसमें कुल कितने कांड है? प्यारे बच्चों आपके पेपर में पूछता है कि तुलसीदास कृत जो रामचरितमानस है उसमें कुल 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ये पेपर में कई जगह पूछा भी है कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। तो आप सबको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि 7 कांड है। कितने कांड है? 7 कांड है। जिसमें सबसे बड़ा कांड कौन है? तो सबसे बड़ा कांड जो आपका है वो है बाल कांड। कौन है? बाल कांड। इसको देखो कुल कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। कि रामचरितमानस में किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने लिखा है। सबसे बड़ा कांड कौन है? बाल कांड है। सबसे छोटा कांड कौन है? किष्किंधा कांड है। इसकी रचना 2 वर्ष 7 माह एवं 26 दिन में हुई थी। रामचरितमानस रचना कितने दिन में हुई थी? 2 वर्ष 7 माह एवं 26 दिन में हुई थी। इन 7 कांडों का क्रम इस प्रकार से है। सबसे पहला क्रम बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड और छठवां है लंका कांड और 7वां है उत्तर कांड। तो इस तरह से आपके पेपर में यहाँ से कई सवाल पूछा है। यूपी टेट की 2014 की परीक्षा में इसको पूछा था। ठीक है, कि 7 कालखंडों का सही क्रम क्या है। तो बिल्कुल आपको कहीं पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 7 कालखंडों का क्रम जो है, पहला बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, अगला लंका कांड, अगला उत्तर कांड। तो देखो ध्यान से, बाल का कैसे याद करोगे? बाल कांड मतलब पैदा हुए, फिर अयोध्या में पैदा हुए तो अयोध्या कांड हुआ, अयोध्या में खेले बढ़े, फिर उसके बाद वनवास हो गया तो जंगल कांड हो गया, अरण्य कांड हो गया, अरण्य मतलब जंगल होता है। उसके बाद जंगल में किससे मित्रता हुई थी? सुग्रीव से किष्किंधा के राजा थे, किष्किंधा कांड हो गया। उसके बाद सुंदर कांड हुआ, सुंदर कांड के बाद जब सीता हरण हुआ तो लंका कांड, लंका कांड के बाद उत्तर कांड जब वापस घर लौट गए। ठीक है, तो इस तरह से आपको रखना है। इसमें अयोध्या कांड को हृदय कांड भी कहा जाता है। किसको? अयोध्या कांड को हृदय कांड भी कहा जाता है। इसको आप जरूर टिक करिएगा। और किष्किंधा कांड की रचना कहाँ की गई थी? काशी में की गई थी। कहाँ की गई थी? काशी में की गई थी। तो बात समझ में आ रही है? इस पेज का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम लोग आगे बढ़ें। ठीक है, अब जितने बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को मैं बार बार कर रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं देखता हूँ कि कई बच्चे हैं, व्यूअर हैं जो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और कमेंट तो बिल्कुल करिए आप लोग, बिल्कुल वीडियो कैसा लग रहा है हर सवाल का मेरे बताने से पहले आप जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत मज़ा आएगी, एक एक सवाल आपका फंसेगा एग्जाम में, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने रेगुलरिटी से पूरा वीडियो पढ़ लिया मेरी तो। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न आपका है, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो आपको ऑप्शन दिया है शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। यूपी टेट 2013 की परीक्षा में भी पूछा गया सवाल है। तो हम लोग कहेंगे कवियों का कवि जो कहा गया है वो शमशेर बहादुर सिंह को कहा गया। किसको कहा गया? शमशेर बहादुर सिंह को कहा गया। सब लोग पहला ऑप्शन टिक करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब ये हिंदी साहित्य का सवाल है। हिंदी का पहला पत्र कौन है? हिंदी का पहला पत्र हरिश्चंद्र मैगजीन है, बनारस अखबार है, उदंड मार्तंड है, इतिहास तिमिर नाशक है। तो यूपी टेट 2013 की परीक्षा में इसको पूछा है। तो यहाँ हम देखेंगे हिंदी का जो पहला पत्र है वो आपका उदंड मार्तंड है। क्या है? उदंत मार्तंड है। बात समझ में आ रही है? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम बहुत ही सटीक सवाल है और सब पेपर में आए हुए सवाल हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर सदल मिश्र की है, लल्लू लाल जी की है, राम प्रसाद निरंजनी की है कि मुंशी सदा सुख लाल की है? तो बताइए प्यारे बच्चों, यूपी टेट 13 की परीक्षा में सवाल छपा था। प्रेम सागर जो है
लल्लू लाल जी की रचना। किसकी है? लल्लू लाल जी की रचना है। बात समझ में आ रही है? प्रेम सागर किसकी रचना है? तो लल्लू लाल जी की रचना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो बिल्कुल आपने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा। चिंतामणि जो है क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी की, प्यारे बच्चों, कि बाल मुकुंद गुप्त की है, कि श्याम सुंदर दास की है, कि रामचंद्र शुक्ल की है? तो यूपी टेट 13 की परीक्षा में ये भी छपा था। और यहाँ से आपको बता दें कि चिंतामणि जो है वो है रामचंद्र शुक्ल की रचना। किसकी है? रामचंद्र शुक्ल का एक बहुत ही शानदार निबंध है चिंतामणि। क्या है? चिंतामणि। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। अगला प्रश्न आपका है, डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? यूपी टेट 14 की परीक्षा में ये सवाल छपा था। पहला ऑप्शन है भक्ति काल, दूसरा ऑप्शन है रीतिकाल, तीसरा है छायावाद और चौथा है भारतेंदु युग। तो डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? तो हम लोग देखेंगे यहाँ से छायावाद युग को। किसको कहा है? छायावाद युग को। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। किसको टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। चलिए अगला हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला, 100 अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है? 100 अजान एक सुजान के रचनाकार प्यारे बच्चों आप सभी लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। देखो रचनाएं आपको बिना पढ़े नहीं आएंगी, ठीक है? रचना तो आपको पढ़ना पड़ेगा और बिना पढ़े नहीं आएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं इस पूरे वीडियो में जितना वीडियो आप देख रहे हो सब में रचनाओं का एक बहुत ही शानदार कलेक्शन में ले रहा हूँ। अगर इतनी रचनाओं पे आप काम करते चलेंगे तो आगे आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो जितने बच्चे चैनल पे नए बने हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। और आप सभी लोग से, देखो मैं बार बार कर रहा हूँ, जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और वीडियो के अंत तक बने रहना है, ठीक है? तो आप सब, उम्मीद करता हूँ कि इसके पहले का जो 2 वीडियो रहा वो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपका रिस्पांस भी अच्छा रहा। ऐसा नहीं कि आपने देखा नहीं है, बहुत अच्छे से लोगों ने देखा है। लेकिन जो नहीं देख पा रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि बिल्कुल आप जुड़ जाइए। यूपी टेट 17 में इस साल भी सवाल छपा था, यूपी टेट 22 में भी छपा था। 100 अजान एक सुजान रचनाकार। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो होगा वो बाल कृष्ण भट्ट। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे प्यारे बच्चों, बाल कृष्ण भट्ट। क्या होगा? बाल कृष्ण भट्ट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? रामधारी सिंह दिनकर जी को रचना उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो प्यारे बच्चों सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे और इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, 1972 में। किस में दिया गया था? 1972 में दिया गया था। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हम लोग यहाँ से। अगला प्रश्न है, आचरण की सभ्यता के निबंधकार कौन है? आचरण की सभ्यता के निबंधकार कौन है? तो आपको देखना है कि आचरण की सभ्यता के निबंधकार को भी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। तो इसके रचनाकार जो हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है, ठीक है? चलिए देखते हैं हम लोग क्या राइट आंसर होगा। सरदार पूर्ण सिंह। क्या होगा? सरदार पूर्ण सिंह आचरण की सभ्यता के निबंधकार हैं। तो प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंधेर नगरी के लेखक कौन हैं? क्या है? अंधेर नगरी के लेखक कौन हैं? सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए तो हम लोग देखेंगे कि अंधेर नगरी, आपने भी इसको भी पढ़ा है प्रीवियस क्लास में। भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा, ठीक है पढ़ा ना? तो अंधेर नगरी के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। बहुत ही शानदार रचनाएं हैं, एक भी रचना आपकी ऐसा नहीं जो पेपर में ना आया हो। यूपी टेट ये भी छपा था 16 में यूपी टेट। रामचरितमानस की भाषा क्या है? ये भी पेपर 16 में छपा था यूपी टेट में। तो आप बताना रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो प्यारे बच्चों सबको पता है कि रामचरितमानस जो अवधी भाषा में लिखा, किस भाषा में लिखा गया? अवधी भाषा में लिखा गया है। किसी को संशय नहीं होना चाहिए, किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। अगला प्रश्न आपका है,
चलिए, जितने लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, मृगावती किसकी रचना है? मृगावती यूपी टेट 16 के पेपर में छपा था सवाल। जायसी की है, मंझन की है, कुतबन की है, उस्मान की है। तो मृगावती जो रचना है वो आपको सबको बताना है कि रचना जो है किसकी है। तो हम लोग देखेंगे कि इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, कुतबन है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, कुतबन की रचना है क्या? मृगावती। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, चलिए अगला प्रश्न आपका है, आदिकाल के लिए वीर गाथा, आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? ये भी यूपी टेट 16 के पेपर में छपा हुआ सवाल है। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो आपका है ऑप्शन इसका कौन सा सही है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल का जो नामकरण किया था वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहाँ के थे? बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में पैदा हुए थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो है वो आपका प्यारे बच्चों ऑप्शन सी है 1943। क्या है? 1943 में प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से अगला प्रश्न है, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, राम नरेश त्रिपाठी, माखन लाल चतुर्वेदी। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका कि किसकी पंक्तियां हैं ये। तो आप सबको पता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां हैं ये। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से अगला प्रश्न आपका है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम। कभी कभी जानते हैं उपनाम नहीं पूछता है, उपनाम तो आपका जो ऑप्शन ए है वो अज्ञेय होगा। क्या होगा? अज्ञेय होगा। लेकिन कभी कभी पूछता ना कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तब रहेगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये आपका होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से अगला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं? कठिन काव्य का प्रेत प्यारे बच्चों बहुत ही शानदार सवाल है और कई लोगों ने इसको पढ़ा भी है। तो बताइएगा कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए केशव, ऑप्शन बी पद्माकर, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी आपका जो दिया है अज्ञेय। तो कठिन काव्य का प्रेत जो है वो आपको कहा जाता है केशव किसको जाता है? केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया? यूपी पीजीटी की परीक्षा में पूछा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, मिश्र बंधु, डॉक्टर नगेंद्र। तो बताना है कि आदिकाल को बीजवपन काल किसने नाम दिया। तो यहाँ पे जो आप लोग देखेंगे ऑप्शन को टिक करिए, कौन सा ऑप्शन सही है। सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास कीजिए। आपका जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या होगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका इसका राइट आंसर है। इन्होंने आदिकाल को बीजवपन काल नाम दिया था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ग्रियर्सन ने कहा, गारसादा तौसी ने कहा, आचार्य शुक्ल ने कहा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। तो सब लोग बताएंगे कि भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? तो ग्रियर्सन ने कहा था। किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, ग्रियर्सन। क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे, ग्रियर्सन ने कहा था भक्ति काल को सर्वप्रथम स्वर्ण युग की संज्ञा दी थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से
कबीर को वाणी का डिक्टेटर की संज्ञा किस साहित्यकार ने दी? तो आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था। तो आपको पता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका राइट आंसर है प्यारे बच्चों। क्या लगाएंगे इसमें? हम लोग ऑप्शन ए लगाएंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर को वाणी का डिक्टेटर उन्होंने कहा था। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न है, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? वीरों का कैसा हो वसंत कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है कि सुमित्रा कुमारी चौहान कि रामधारी सिद्धनकर की माखन चतुर्वेदी? ये भी आपका अभी इस साल के पेपर में छपा था, यूपीटेट के 2022 के पेपर में छपा था। और इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वीरों का कैसा हो बसंत। ये जो आपका है इसको लिखने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान है। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। इसको आप टिक कर लेंगे। तो आज की क्लास में हमने बहुत ही शानदार सवालों कलेक्शन देखा। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे। आप जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक स्टेटस पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह इसके लिंक को आप शेयर कर दीजिए जिससे ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। और आपको मैं बता दूं कि डेली शाम को आपको 8 बजे इस तरह से 50 प्रश्नों की एक श्रृंखला मिलेगी प्रैक्टिस सेट के लिए। अब आपको हिंदी की टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, हो सकता है किसी दिन विषम परिस्थितियों में क्लास ना चल पाए, लेकिन रेगुलर आपकी क्लास 8 बजे मिलेगी आपको। तो जो लोग मैं देख रहा हूँ अभी नहीं जुड़ रहे हैं, बिल्कुल जुड़ जाइए, बाद में पछताने के सिवा आपके पास कुछ नहीं होगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।